नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। सीरीज के दूसरे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्लास काफी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, जो भी क्वेश्चन हो चुके थे उससे आगे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी आपके बुक में दिए हुए हैं, निमी के बुक क्वेश्चन बुक बैंक में दिए हुए जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके करेंगे और सबको कंसेप्चुअली समझते भी चलेंगे। ठीक है, हमने आपको बता रखा था पहले वीडियो में कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ आप इस वेबसाइट का यूज करके globaliti.org वेबसाइट का यूज करके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है ये आप पहले वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी। ये जो आपके सामने पीपी दिया हुआ है, इस पीपी का नाम बताना है। पीपी का मतलब क्या है? तो पहले तो ये लिख लीजिए, यहाँ पे जो पीपी लिखा है इसका मतलब क्या है। पीपी, इसका फुल फॉर्म नोट कर लोगे यहाँ पे, पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख लीजिए विद्युत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसका नाम। देखो भाई, हम लोग कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल संबंधी काम करने जाते हैं तो हमें अपने आप की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आजकल सेफ्टी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पे सेफ्टी के लिए एक अलग से आप मैनेजर रिक्वायरमेंट के लिए किए जाते हैं, मतलब रिक्रूट किए जाते हैं। फिर आपके अलग से इंजीनियर भी इस समय रिक्रूट किए जा रहे हैं, ताकि भाई सेफ्टी पे ज्यादा फोकस किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। ठीक, तो आपके सामने ये पीपी है। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है कि ये कौन सा हो सकता है। भाई देखो, इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा था कि यदि धुआं कहीं पे उत्पन्न होता है या धुएं से बचना है आपको, तो धुएं से बचने के लिए आप क्या यूज कर लेते हो? नोज मास्क यूज कर लेते हो, है ना। धुएं से बचने के लिए आप इसका यूज करते हो। धुएं से बचने के लिए हेड शील्ड के लिए आप क्या यूज करते हो यार? हेड शील्ड के लिए आप सभी को पता होगा कि हम लोग लगा लेते हैं यार, सर पे हेलमेट लगा लेते हैं, है ना। पीले कलर का आप सभी ने देखा भी होगा, जो भी टेक्नीशियन कभी यदि अप्रेंटिसशिप करने जाता है तो वो पीले कलर की एक कैप दे दी जाती है जो फाइबर की बनी होती है, ऊपर से लगा लेता है, आराम से अपना काम करता रहता है और थोड़ा सा अंदर से फील भी आती है, अरे अब हम इलेक्ट्रीशियन बन गए हैं, थोड़ा थोड़ा फील आने लगता है। चलो, चेहरे का कवच, एक मास्क, चेहरे का एक कवच लगा लिया जाता है। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गया। ये जो आपके सामने दिया हुआ है ये क्या है? ये जो है ये है आपका हैंड स्क्रीन। ये है आपका हैंड स्क्रीन। ठीक है, ये है हैंड स्क्रीन। इसको हाथ से ऐसे पकड़ के और अपने चेहरे के सामने रखा जाता है। इस टाइम पे जब हमें वेल्डिंग करना होता है उस टाइम पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, ये आयताकार का ये कांच है। ये क्या लगा रहता है भाई? इसमें कांच लगा रहता है, या फिर कह सकते हैं कि ये पारदर्शी होता है। इस पार से उस पार आसानी से आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन ये जो कांच लगा है इसमें, ये थोड़ा सा कम पारदर्शित होता है, उस साइड थोड़ा कम दिखता है, तभी जाके आप वेल्डिंग पे प्रॉपर काम कर पाते हो और वेल्डिंग को प्रॉपर देख पाते हो और आपको आपके आंख का कोई नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट निपटान विधि, अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सा ऐसा विधि है इसमें जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाता है? ठीक है, तो अपशिष्ट का निपटान कैसे कैसे किया जाता है, कितने स्टेप्स होते हैं अपशिष्ट निपटान के, एक बार तो आप इसको समझ लो, क्योंकि भाई अपशिष्ट निपटान से दो तीन क्वेश्चन आ गए, है ना। तो पहले समझो, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लीजिए कि ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका डिस्पोजल। डिस्पोजल, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका डिस्पोजल। मतलब किसी भी चीज को आपको डिस्पोज करना है या किसी भी अपशिष्ट का निपटान करना है, तो ये हमारा उसमें पहला पॉइंट हो जाता है डिस्पोजल। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है? दूसरा पॉइंट आपका आता है एनर्जी रिकवरी। एनर्जी रिकवरी, ये आता है हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा रिसाइकलिंग या फिर कंपोस्ट।
रिसाइकलिंग या फिर कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट। चौथा पॉइंट आता है हमारा रीयूज, रीयूज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। ये टोटल स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने, ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रिसाइकलिंग वाला टर्म। रिसाइकलिंग वाला टर्म आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही एक ऐसा टर्म है या यही एक ऐसा स्टेप्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऊर्जा बचा लेते हैं। बहुत सारी ऊर्जा क्या करते हैं भाई, बहुत सारी ऊर्जा हम लोग बचा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक है, देखो आपके सामने दिया हुआ है पहला सैफर मेथड। सैफर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में जिस व्यक्ति को चोट पहुंचा रहता है या जिस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे हम लोग छाती के बल लेटा देते हैं और लेटा के उसकी पीठ पे बैठ जाते हैं पीछे, और बैठ के दोनों हाथ से धक्का देते हैं। दोनों हाथ से कैसे, दोनों हाथ से हम लोग इस तरीके से एक बार पहले जोर से दबाते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर ऐसे दबाते हैं, फिर छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया 10 से 12 बार मतलब कि दोहराई जाती है ताकि वो व्यक्ति सही से सांस लेने लगे। ठीक है, तो इस सेफर मेथड में 2 स्टेप्स होते हैं, एक बार दबाना फिर एक बार छोड़ना, फिर एक बार दबाना फिर एक बार छोड़ना। ठीक, तो इस विधि का उपयोग तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे यदि उसके छाती और पेट में चोट लगा है, तो इसका यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ मेथड मतलब इसमें मुंह के द्वारा दूसरे व्यक्ति के मुंह में सांस दी जाती है। ठीक है, माउथ टू नोज मेथड, इसमें भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति को चोट पहुंचा रहता है उसके नाक में फूंका जाता है। ठीक है, और नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं जब किसी व्यक्ति के छाती या फिर पेट में चोट लग जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ को मोड़ लेते हैं, उसके दोनों हाथ को ऐसे मोड़ दिया जाता है, मोड़ के तब फिर दबाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक में बैक प्रेशर। इसका यूज करते हैं यदि किसी व्यक्ति के छाती या फिर पेट में चोट लगा हो, तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। भाई संक्रमण, ये जो वर्ड है ना संक्रमण वर्ड, ये आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा। अभी एक बहुत बड़ी महामारी आई थी आप लोगों के सामने, कोरोना। ठीक है, कोरोना एक तरह क्या था, संक्रमण ही था। संक्रमण किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार का रोग बहुत सारे लोगों को होने लगे, एक ही प्रकार का रोग बहुत सारे लोगों को होने लगे, तो वही चीज कहलाता है हमारा संक्रमण। ये संक्रमण फैलता कैसे है, किसी वायरस के द्वारा। वायरस क्या है, वायरस किस चीज से रिलेटेड है, वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, जैविक से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड। यस सर, बायोलॉजिकल हैजार्ड ही है हमारा संक्रमण, बायोलॉजिकल हैजार्ड ही है हमारा संक्रमण। क्योंकि हम लोगों ने अभी सुना भी था कि ये जो चीन है ना, ये अपना बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है, ताकि यह अब वेपन से लड़ाई करने के चक्कर में नहीं है। वेपन से तो लड़ाई करने के लिए भाई सारे देश के पास वेपन्स हैं ऐसे, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत कम है, और चाइना इसी की तैयारी कर रहा है ताकि आसानी से लोगों को भ्रमित करके और मार डाला जाए। ठीक है, इसका हम लोग ने एक उदाहरण देखा था, कोरोना, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संक्रमण क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया कि संक्रमण जब एक ही प्रकार का रोग बहुत सारे लोगों को होने लगे, तो वही चीज हमारा कहलाता है संक्रमण। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस औजार का क्या उपयोग है। इस औजार का उपयोग क्या है ये आपको बताना। तो सबसे पहले तो मुझे इसका नाम बता दो कि इसका नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है। ठीक है, इस औजार का नाम है आपका एंड कटिंग प्लायर।
ठीक है, एंड कटिंग प्लायर। इस औजार का नाम है एंड कटिंग प्लायर। इसका काम हम लोग, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जब किसी कील को किसी लकड़ी से निकालना हो। भाई ये दिख रहा है ना, ये जो एंड पे कटा हुआ है ना, ये जो एंड पे कटा हुआ है, यही हिस्सा जो है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में आसानी से कोई भी पेंच फंस जाती है, पेंच का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फंस जाता है और उसको हम लोग खींच के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम तो हमने आपको बता दिया, एंड कटिंग प्लायर। और इसका यूज क्या होता है? लकड़ी से कील को निकालना, लकड़ी से कील को निकालना, ये इसका काम होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, कील को लकड़ी से निकालना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया है तो आप कैसे पहचान सकते हो उसको कि ये इसको दिल का दौरा पड़ रहा है? भाई यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग रहा है तो आप उसको पहचान लें, तो जैसे झटका लगता है तो उसकी शरीर वाइब्रेट करने लगती है, मतलब ऐसे 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 उसकी शरीर पूरी कांपती है, वाइब्रेट करती है। तो ये आपको ये पता चलता है कि इसको क्या लग रहा है? भाई शॉक लग रहा है। ठीक है, और यदि कोई डूब रहा होता है तो भी आपको पता चल जाता है कि वो डूब रहा है। यदि किसी की एक पैर की हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी यदि टूट गई है तो वो थोड़ा सा हिचक हिचक के चलेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि उसके पैर में चोट लगा हुआ है। ये चीज आप देख के पहचान ले रहे हो। लेकिन बोला है यहाँ पे आपसे कि यदि दिल का दौरा पड़ रहा है तो कैसे पहचानोगे? क्या तरीका है पहचानने का, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, गेट पेन इन स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी में दर्द। रीढ़ की हड्डी में दर्द से भाई वो थोड़ा सा टेढ़ा होके चलेगा, है ना, लेकिन इससे दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है, ये इसको कहते हैं दांत लगना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास में कुछ लोगों को दांत लग जाता है, जिसमें उसका मुंह पूरा अच्छे से बंद हो जाता है और वो सांस जल्दी से नहीं ले पाता है। गलती से कभी उसकी जीभ उसके दांतों के बीच फंस जाती है तो जीभ भी कट जाती है। इतना नुकसानदायक होता है ये चीज। ठीक है, तो ये पूरी तरह से मुंह बंद हो जाना एक तरह से कहते हैं उसको दांत लगना। पेट में अधिक सूजन होना, पेट के सूजन से भाई इसका कोई तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब आपके होठों पे नीला कलर पड़ने लगे, इधर चारों तरफ नीला कलर पड़ने लगे, ये जो है ना ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पे जब नीला 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 पड़ने लगे तो लोग ऐसे पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने वाला है या फिर दिल का दौरा पड़ रहा है। ठीक है, उसके होठ जो ये आपको गुलाबी गुलाबी दिख रहा है ना, तेरा होठ गुलाबी, तो वो गुलाबी नहीं नीले कलर का हो जाता है दिल के दौरा पड़ने के दौरान। चलो अगला देखते हैं, इस औजार का क्या नाम है? इसका नाम आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, देखिए इसका नाम तो हम लोग आसानी से देख के बता देंगे कि इसका नाम हो जाता है हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है, या फिर विकर्ण विकर्ण कटिंग प्लायर। ठीक है, विकर्ण कटिंग प्लायर, ये इसका नाम हो गया। इसका काम क्या होता है? ये पतले पतले डायमीटर्स वाले वायर को काटने के काम में आता है। ठीक है, ये जो नुकीला हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्या करता है? ये काटने के काम में आता है। ठीक है, ये काटने के काम में आता है, यहाँ तक कि पतली पतली चादर को भी ये काट देता है। तो ये हो गया हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, डायगोनल कटिंग प्लायर। कॉम्बिनेशनल प्लायर किस काम में आता है यार? तो कॉम्बिनेशनल प्लायर आप ये सभी लोगों ने देखा होगा, सभी के घर में ये रहता है, जो आपके जनरली घरों में जो यूज होता है प्लायर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशनल प्लायर। उसका नाम होता है हमारा कॉम्बिनेशनल प्लायर। ठीक है, उसका यूज तो हम लोग मल्टीपर्पज के लिए कर लेते हैं, वायर को काटना हो गया, छीलना हो गया, किसी चीज को पकड़ना हो गया, इन सारी चीजों में हम लोग कॉम्बिनेशनल प्लायर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी वायर स्ट्रिपर से हम लोग क्या करते हैं, इससे वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उस इंसुलेशन को हटाने का काम करते हैं वायर स्ट्रिपर द्वारा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये जो आपके सामने सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है ना, इसका नाम आपसे पूछ लिया है। तो हमने आपको बता रखा था कि भाई आपके पास सेफ्टी साइन कितने होते हैं? 4 होते हैं, चारों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो एक बार मैं फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। जो आपकी वार्निंग साइन होती है, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन, इसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है।
और इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, यहाँ पे लिख लो पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि बोले तो बैकग्राउंड, और यहाँ पे लिख लो आकृति। यहाँ पे लिख लो आकृति और इधर लिख लो पृष्ठभूमि। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार हो गई और इसका जो पृष्ठभूमि है वो कैसा होता है यार, येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का वार्निंग साइन का हो गया। फिर यहाँ पे लिख लो आपका मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन। ठीक है, मैंडेटरी साइन का सिंबल कैसा होता है, ये होता है हमारा वृत्ताकार, और इसका जो बैकग्राउंड है वो होता है हमारा ब्लू कलर का। ठीक है जी, चलो प्रोविजन साइन लिख लो। प्रोविजन साइन, प्रोविजन साइन भी वृत्ताकार ही होता है, बस इसमें दो वृत्त होते हैं और एक इसमें क्या लगा होता है भाई, एक इसमें क्रॉस लगा होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस बना भी दिया है। और इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, इसका बैकग्राउंड होता है हमारा व्हाइट कलर का। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद आपका लास्ट बचता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन के बारे में भी लिख लीजिए। ये कैसा होता है यार, ये आयताकार होता है या फिर वर्गाकार होता है। ये आयताकार होता है या फिर वर्गाकार होता है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो होता है हमारे ग्रीन कलर का। ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। और जो बनाया जाता है इस पे आकृति, वो कैसे बनाई जाती है, इस पे आकृति जो बनाई जाती है वो सफेद कलर से बनाई जाती है। इस पे जो आकृति बनाई जाती है वो ब्लैक कलर से बनाई जाती है। और जो इस पे आकृति बनाई जाती है, इस पे जो आकृति बनाई जाती है ये भी सफेद कलर से ही बनाई जाती है। ठीक है, और इस पे जो आकृति बनाई जाती है जो त्रिभुजाकार होता है, इस पे जो आकृति बनाई जाती है ये भी ब्लैक कलर से बनाई जाती है। ठीक है, तो सेफ्टी साइन से आपको इतना याद रखना था। मैंने सारी चीजों को एक साथ नोट करा दिया है, ये चीज आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने के दौरान ही चीजें समझ में आ जाए, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, ये आपके सामने क्या दिया हुआ भाई, ये है हमारा मैंडेटरी साइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वृत्ताकार है, ये जो बैकग्राउंड है इसका ब्लू कलर का है, और ये जो सिंबल बनाया है ये व्हाइट से बनाया है। ये चीज हमने आपको लिख के दिया भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ में पेन पेपर लेके बैठा करो आप लोग, ताकि जो भी चीजें बताई जाए उसे आप नोट कर पाओ आसानी से। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा होती है। यार ये चीज तो बताना नहीं पड़ेगा, ये चीज तो हमारे लिए बहुत आसान है ना। ये चीज बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि ये बचपन में हम लोगों ने बहुत किया था। कभी गलती से यदि किसी को चोट लग जाती थी, या आपकी वजह से किसी का हाथ कट जाए, किसी के थोड़ा सा खरोच आ जाए, या फिर आपको आपका ही कहीं पे अंगुली कट जाता था, कहीं खरोच आ जाता था, तो आपका सबसे पहला काम ये होता था, भाई से लेके पकड़ के दबा दो, दबा दो, ताकि मम्मी को ना पता चले, ताकि किसी बड़े भाई या पापा को ना पता चले, नहीं तो जैसे ही पता चलेगा कुटाई हो जाएगी अलग से, है ना। तो ये चीज हमने बचपन से सीखा था। ये इसमें कोई नया नहीं है, इसमें कुछ नया बताने लायक भी नहीं है। ये आप सभी को आता है और बहुत अच्छे से आता है। इस चीज का, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आता है ना। पीड़ित व्यक्ति यदि कहीं पे भी रक्त का स्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो उसको बचाने का या उससे बचने का यही सबसे आसान तरीका है कि आप उसको पकड़ के ऐसे दबा दीजिए, उस पर प्रेशर दीजिए। प्रेशर देंगे तो क्या होता है, वहां पे जो भी आपकी वेन्स होती है, आपकी मसल्स होती है, मसल्स थोड़ी चिपक जाएगी। मसल चिपक जाएगी तो वहां पे रक्त का स्राव रुक जाता है, रक्त का बहाव थोड़ा कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन है हमारा डी, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन। ठीक है, जहां पे चोट लगी है वहां पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वहां हमारा थोड़ा सा रक्त का स्राव रुक जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप जाके तुरंत स्विच को ऑफ करो। ये जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं करोगे, गलती से आप चले जाते हो उसको बचाने के लिए कि अरे यार मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इसको शॉक लग रहा है, चलो मैं ऐसे पकड़ के खींच लेता हूँ। आप ये गलती कभी मत करना। जैसे ही आप पकड़ने जाओगे उसको, आप तुरंत उस इलेक्ट्रिक के संपर्क में आ जाओगे, क्योंकि आपकी भी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिक को क्या करेगी भाई, इलेक्ट्रिक को अपोज करेगी। क्योंकि आपके बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम होता है, तो आपकी बॉडी भी वहां पे चालित का काम, मतलब चालक का काम करने लगी है। जैसे ही आप उसको टच करोगे, तुरंत करंट आपसे भी होके प्रवाहित होने लगेगा और आपको भी शॉक बहुत तेजी से लगने लगेगा।
तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका काम होगा कि आप जाएंगे, तुरंत स्विच को ऑफ करेंगे, तब फिर उसको बचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, यदि आपसे स्विच बहुत ज्यादा दूरी पे है, तब आप एक किसी लकड़ी के, किसी सूखे हुए डंडे के सहायता से आप उसे बचा सकते हैं, या ऐसे किसी पदार्थ का यूज करिए जो विद्युत का कुचालक हो, उसकी सहायता से आप उसे छुड़ाने का प्रयास करें। ठीक है, आप लेकिन थ्योरेटिकली आपको सबसे पहले स्विच ही ऑफ करना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉजन साइन। ये जो आपके सामने कॉजन साइन दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना। तो भाई देखिए, ये तो हमारा एक तरह का संकेतक चिन्ह ही है, ये हमारा एक तरह का संकेतक चिन्ह ही है। और यह दिखा क्या रहा है, यह दिखा रहा है पैदल क्रॉसिंग को, पैदल क्रॉसिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये हमारा एक कोई छोटा सा बाबू है, और ये बाबू क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है, ये रोड को क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा पैदल क्रॉसिंग। ये छोटा सा बाबू दिख रहा है भाई, ये बड़ा सा बाबू दिख रहा है, चलो चाहे जो भी हो आप ये डिसाइड कर लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या है। पीड़ित के सिर में चोट लगी है, किसी व्यक्ति के यदि सर में चोट लग जाती है, तो भाई उसके लिए गोल्डन आवर पहला 30 मिनट होता है। जैसे ही उसको चोट लगती है या जैसे उसका एक्सीडेंट होता है, पहला जो 30 मिनट होता है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर आप यदि हॉस्पिटल लेके चले जाते हो, तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद यदि आप पहुंचते हो हॉस्पिटल में, तो बचने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। आप लोगों ने एक जवाब सुना होगा ना, इट्स नो मोर, इट्स ऑलरेडी। चलो आगे नहीं बोलेंगे भाई। चोट यदि किसी के सर में लगती है ना, तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि यदि किसी व्यक्ति के सर में चोट लगी है, आप उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटलाइज करिए, ताकि आप उसे बचा पाए। ठीक है, भगवान न करे किसी के सर में चोट लगे, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। कोमा वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सारी ज्ञान इंद्रियां खत्म हो जाए, वो निष्क्रिय हो जाए, तो वही कंडीशन कहलाती है बेहोश की। ठीक है, जितनी ज्ञान इंद्रिया आपके शरीर में, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है ना, 5 सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, तो ये पांचों सेंसिंग ऑर्गन्स यदि पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाए, पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि जो कोमा वाला व्यक्ति होता है, उसे आप चाहे जितना बोलिए, चाहे जितना आप मारिए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उसके बॉडी की तरफ से। उसके सामने कौन रो रहा है, उसकी मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, भैया रो रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कौन कितना चिल्ला रहा है कोई मतलब नहीं होता है। भाई कोमा वाला कंडीशन जो होता है बहुत बहुत बेकार कंडीशन होता है। ऐसा आप किसी के साथ ना हो, क्योंकि साला ये एकदम मतलब समझ लो कि मरा हुआ चीज है। उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो वापस आएगा कोमा से और कब वो ठीक होगा। कभी कभी 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं। ठीक है, बाकी उससे मतलब नहीं है, पर्सनली ना लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को समझिए। ठीक, कोमा में कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति कोमा में, जितने भी उसके सेंसिंग ऑर्गन्स होंगे वो निष्क्रिय हो गए रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, ये तो गलत बात है। होश में रहना, बुलाने पर उत्तर ना देना, ये तो ढिठाई है जो आप लोग करते हो। ये ढिठाई कितने लोग करते हैं, होश में रहते हैं, बस बुलाए जाए तो वो बोलेगा नहीं उधर से, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता है। और जब कुटाई हो जाती है घर में, तो फिर बुलाए, फिर कहेगा अरे यार बोल तो रहे थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, यस, lie totally senseless and do not respond to call। ठीक है, पूरी तरह से वो सेंसलेस हो जाए और बुलाने पे उत्तर भी ना दे, तो यही कंडीशन होती है कोमा की। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इस गेज का आपको नाम बताना है, ये जो आपके सामने गेज दिख रहा है, इस गेज का नाम बता देना है। ठीक, नहीं उपयोग बताना है, नाम नहीं बताना है। इसका नाम तो ये थ्रेड गेज जैसा लग रहा है, लेकिन थ्रेड इसमें कटी नहीं है, तो इस वजह से ये थ्रेड नहीं होगा, बस ऐसे नाम रखिए इसका गेज। ठीक है, बाकी इसका यूज हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह की रेडियस, दोनों तरह के डायमीटर को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है,
जिसका ये वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा बताता है इसके, इस हिस्से के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब के इंटरनल रेडियस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल रेडियस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने क्या कह दिया है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, यस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन यदि और दिया होता कि जॉब के आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्या को दोनों को ज्ञात करना, वो ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होता, लेकिन वैसा ऑप्शन आपके सामने दिया नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यदि उस तरीके का ऑप्शन दिया रहता तो हम लोग उसको भी टिक कर लेते, उसको भी सही कर लेते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस रेती का क्या नाम है? ये जो आपके सामने रेती दी हुई है, ये इस रेती का नाम क्या है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले तो ये जो आपके सामने रेती दिख रही है, इसका मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूं कि किस किस भाग को क्या क्या कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक। चलो देखो ये जो, अरे यार अथिल भाई, हाँ चल, देखो भाई ये जो इसका हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो पूरा बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फेस। तो क्या कहते हैं यार? फेस। देखो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा एंगल जैसा बना है, ये थोड़ा सा एंगल जैसा बना है, इसको कहते हैं हम लोग शोल्डर। इसको क्या कहते हैं यार? शोल्डर, ठीक है। ये है हमारा टोंग, ये क्या है? टोंग। बाकी ये तो आप सभी को पता होगा कि ये है हमारा हैंडल, ये फेस हो गया, ठीक है। ये है हमारा पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट, और ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये जो साइड में दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं किनारा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? किनारा, या फिर हम लोग कहते हैं इसको एज। किनारा या फिर इसको क्या कहते हैं? एज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया यार? ये हो गया हमारा रेती का मुख्य भाग, ठीक। अब बात यहाँ पे आती है, आपसे पूछा है कि ये कौन सी रेती है, तो ये है हमारी रास्पकट 5। ये क्या है भाई? रास्पकट 5। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।